हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइज, आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। ये एक नई सीरीज़ आ गई, नई बुक आ गई, एडुटेरिया का करंट अफेयर ईयरली लेटेस्ट बिल्कुल आप देख सकते हैं। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का इसमें कवरेज है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें बीपीएससी के लिए, जितने भी अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जैसे यूपी पीएससी और एमपीएससी, इसके अलावा जितने भी वेस्ट बंगाल पीएससी, जो भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बीएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाई कोर्ट एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम जो कि अभी होगा सीजीएल का, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बुक। ठीक है, तो चलिए आपने इसका फर्स्ट पेज देखा। ठीक है, कुछ सम्मान वगैरह से रिलेटेड फ़ोटो है। G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, उससे रिलेटेड प्राइम फोकस है। और यहाँ पे हरमनप्रीत कौर ने WPL वुमेन प्रीमियर लीग का यहाँ पे कप उठाया है, ये भी दिया गया है। इसके अलावा यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है, इसका प्राइम फोकस रहेगा इन सब चीज़ों पे। तो एडिटोरियल लेटेस्ट ये जो करंट अफेयर है, अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले फटाफट आएगा, फिर इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन एंड सो ऑन। इसको आप स्क्रॉल करके देख लेना, बहुत सारा कंटेंट है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब इस पार्टिकुलर बुक को कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। तो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते हैं, जैसे कि स्पीडी का करंट अफेयर ईयरली आप ढूंढ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हर अपडेटेड बुक उसकी कराई जाती है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, इसके अलावा पीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो बहुत सारे मास्टर वीडियोज़ हैं। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैंने एक मास्टर वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसमें 7-8 करीब एक पर्टिकुलर चैप्टर सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स है, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सबका मास्टर वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, अलग अलग एक सबका। ठीक है, तो उसमें अब जाके वो डिफरेंट वीडियोस 10-10 घंटे के भी हैं, 5 घंटे के भी हैं, 7 घंटे के भी हैं, आप देख सकते हैं ज़रूर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर आज के सेशन को। फटाफट 100 ऐसी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं एक साल के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमी हो, स्पोर्ट्स हो, उसको फटाफट देखेंगे, फटाफट 100 में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेशनल लेवल पे बात करें तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस द क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर डिसेबल पीपल। डिसेबल पीपल यानी कि आजकल उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। इनकी सोशल सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनके लिए सेपरेट एक डिपार्टमेंट बना दिया है किस स्टेट ने, तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। इन विच स्टेट अ सीड फार्म इज डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। मतलब यहाँ पे जो भी फार्मिंग होती है, वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जिसे कार्बन का इमिशन हो और ग्लोबल वार्मिंग हो। तो ये जो है केरल में है। ठीक है, सीड फार्म जो है ये एक केरल का है, जो कि डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। विच हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज, तो करेक्ट आंसर होगा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इसका शेयर भी आता है मार्केट में। ठीक है, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड जो है इंडिया का पहला बन गया है कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स टू स्टॉप ऑनलाइन गैम्बलिंग। आजकल ऑनलाइन बेटिंग ऐप बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसमें आपको बेट लगाने का मौका दिया जाता है, जैसे कि मेगा परी, 1x बेट, और इन पे कोई भी रेगुलेशन नहीं है, ये अनऑथराइज तरीके से ये इंडिया में बेटिंग करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन जो गैम्बलिंग है, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है ताकि लोगों का पैसा डूबने से बचाया जा सके। आप जाते हैं लालच में कि कुछ ही दिनों में आप करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको मेहनत करना ही पड़ता है, मेहनत करके धीरे धीरे ही पैसा आता है।
ठीक है, कोई भी रातों रात करोड़पति गैम्बलिंग से तो नहीं बन सकता है, ठीक है। इन जनरल एवरेज की बात करें, एक आधा बन जाते होंगे, अलग कहानी है। सो विच स्टेट फॉर्म्ड ए टास्क फोर्स टू स्टॉप ऑनलाइन गैम्बलिंग, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस टू कंट्रोल ऑनलाइन गैम्बलिंग, तो देखिए एक तो ऑलरेडी आ गया है और दूसरा ने ऑर्डिनेंस लाया है, वो है तमिलनाडु, ठीक है। मध्य प्रदेश वालों ने टास्क फोर्स बनाया था, यहाँ पे ऑर्डिनेंस ही अध्यादेश जिसे बोलते हैं वो लाया गया ऑनलाइन गैम्बलिंग के अगेंस्ट में, तमिलनाडु। विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, इंडिया का पहला जो है ग्रीन स्टील ब्रांड कौन बन गया है, तो करेक्ट आंसर होगा कल्याणी फोरेस्टा। कल्याणी फोरेस्टा इज द राइट आंसर। वेयर वाज द इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम इनॉग्रेटेड, इंडिया का पहला इन्फेंट्री होता है जो चलती फिरती जो सेना होती है, पैदल सेना को इन्फेंट्री बोलते हैं, तो इनके लिए म्यूजियम इंडिया का पहला बनाया गया। महो जो कि एक गढ़ है, महो गढ़ है आर्मी का, यहीं पे इसका म्यूजियम बनाया गया। महो पड़ता है मध्य प्रदेश में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर होगा धर्मादम, ये केरल में है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द लोकायुक्त बिल, 2022 का पास कर दिया लोकायुक्त बिल को, जो कि बेसिकली जो करप्शन से लड़ने के लिए ये सब लाया जाता है, ठीक है, करप्शन के अगेंस्ट में, तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग डेवलप्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो ये सही आंसर होगा चेन्नई इसमें डेवलप कर रही है, तमिलनाडु में। विच बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड, कौन सा बैंक लॉन्च कर रहा है, ये इंडिया का पहला होगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज, तो करेक्ट आंसर होगा केरल हाई कोर्ट के में रीजनल लैंग्वेज में भी जजमेंट जो है पास होगा, और ये जो है केरल हाई कोर्ट बन गया है इंडिया का पहला हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट इन कंट्री, जो कि रीजनल लैंग्वेज में भी अपना वर्डिक्ट पास करेगा। इन जनरल जो है इंग्लिश में वर्डिक्ट पास होता है, बट ये पहला बन गया है जो कि रीजनल लैंग्वेज में भी पास करेगा। हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मिलिट्री स्काई डाइवर, इंडिया की कौन पहली बन गई हैं, तो आंसर होगा लांस नायक मंजू बन गई हैं। कौन सी? इंडिया की पहली मिलिट्री स्काई डाइवर क्या करते हैं, स्काई में डाइव करते हैं बेसिकली, ठीक है। स्काई डाइवर, पैराग्लाइडर, स्काई डाइवर, ये सब एक कैटेगरी है, तो करेक्ट आंसर होगा लांस नायक मंजू। फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ साउथ इंडिया स्टार्टेड, नॉर्थ इंडिया में तो चल ही रही थी, बात करें अगर बनारस से, लखनऊ से, कानपुर से, तो ये चल रही थी, इन सब स्टेशन को टच कर रही थी, बट साउथ में ये बेंगलोर से पहला जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि प्राइवेटली ऑपरेट होता है, ठीक है, ये बेंगलोर से ऑपरेट की जा रही है साउथ में पहली। वेयर डिड द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्टार्टेड, अब ईस्टर्न इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा हावड़ा। साउथ में बेंगलोर और ईस्ट में होगा हावड़ा, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इंडियाज़ फर्स्ट IVF मोबाइल यूनिट एनिमल्स, IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसको मतलब गर्भधारण नहीं होता है नॉर्मली, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उनका जो है गर्भधारण करवाया जाता है। तो ये एनिमल्स के लिए इंडिया का पहला IVF मोबाइल यूनिट, मतलब चलता फिरता यूनिट होगा, ये एनिमल्स के लिए स्टार्ट हुआ है। कौन से स्टेट में? तो करेक्ट आंसर है गुजरात में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ए सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर व्हीकल्स ओल्डर देन 50 ईयर्स, कई सारे लोगों को विंटेज गाड़ियाँ रखने का शौक़ होता है, तो कई लोगों के पास विंटेज गाड़ियाँ होती हैं, 50 साल पुरानी गाड़ियाँ, तो ऐसी गाड़ियों के लिए एक अलग से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है किस स्टेट ने, जो कि पहला स्टेट बन गया इंडिया में, तो आंसर होगा उड़ीसा। इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड, पाम लीफ
जो है मैन्युस्क्रिप्शन काफ़ी पुराना है, बहुत पुराने समय से पाम पे लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्शन किया जाता था कि उस समय पेपर नहीं था, पेपर का इन्वेंशन तो बाद में हुआ है। तो ये जो है एक म्यूजियम बनाया गया है, ये बनाया गया है केरल में। ये वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हैंड रिटन, हाथ से लिखा गया, मैन्युस्क्रिप्ट मैन के द्वारा लिखा गया स्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये केरल में बना है, वर्ल्ड का पहला है ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। इन विच अगला सवाल है, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बीइंग बिल्ट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी गुजरात में बनाया जा रहा है, करेक्ट आंसर होगा गुजरात। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी कम्प्लीटली डिजिटल इन बैंकिंग सर्विसेज? तो करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल बन गया है कम्प्लीटली डिजिटल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला स्टेट, पहला स्टेट बन गया इंडिया का। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग काफ़ी अच्छी होती है, आपको बैंक नहीं जाना है, मतलब मोबाइल से आप सारे काम कर सकते हो एक्सेप्ट पैसा निकालना, पैसे के लिए तो एटीएम जाना पड़ेगा, बैंक नहीं बट एटीएम। इंडियाज़ फर्स्ट केबल, मतलब अगर फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो इंडियाज़ फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु वाज बिल्ट इन विच सिटी? बजरंग सेतु एक इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, ये ऋषिकेश उत्तराखंड में ये जो है बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, नेम द फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर ऑफ इंडिया नोटिफाइड बाई एनसीईआरटी? एनसीईआरटी होती है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये जो है परख जो है फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर बन गया है, नोटिफाइड बाई एनसीईआरटी। अगला सवाल है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग ए न्यू पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए एक न्यू पॉलिसी लाने वाला राजस्थान बन गया। ठीक है, ब्लाइंडनेस जो है अंधापन जो हो रहा है ज़्यादा, इसके लिए पॉलिसी लेके आना एक अहम कदम है, फर्स्ट स्टेट बन गया राजस्थान। विच डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट? ये जो है डिस्ट्रिक्ट बन गया कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरल का। मतलब इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वहाँ के लोग सभी जानते हैं, और ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लॉ है जिसके द्वारा हम और आप गवर्न होते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कौन सा लॉ लगा हुआ है, कौन से तरीके से आप कहाँ आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप अपने राइट्स को नहीं जानते हो, आप अपने मतलब जो आपको मिलनी चाहिए वो पता नहीं चलेगा। तो ये बन गया है कोल्लम जो है डिस्ट्रिक्ट है केरल, यहाँ पे सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट दंतक? प्रोजेक्ट दंतक जो, अच्छा बीआरओ जो है ना, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम करती है, स्पेशली जैसे लद्दाख हो गया, ऐसे जगह पे दूर दराज पे जहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बना सकती है, मुश्किल है उनके लिए। तो ये जो है पहली वुमेन इंडियन आर्मी ऑफिसर बन गई हैं जो कि पोस्टेड है फॉरेन असाइनमेंट में ऑफ बीआरओ दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट दंतक। आंसर है कैप्टन सुरभि झकमोला। अच्छा, आप कहोगे कि बीआरओ में इंडियन आर्मी ऑफिसर जाते हैं क्या? डेफिनेटली जो कमांड करता है ना इनमें, वो मेनली इंडियन आर्मी ऑफिसर ही होता है। बीआरओ के अंडर ही ग्रेफ भी आता है। ग्रेफ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसे जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स कहते हैं। इसमें जेई होते हैं जो रोड को सुपरवाइज करते हैं बनते समय, ये सब इनके ऊपर बैठे होता है एक आर्मी ऑफिसर, जैसे कि कैप्टन सुरभि झकमोला। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर? पहली इंडियन आर्मी ऑफिसर जो कि पोस्टेड है सियाचिन ग्लेशियर में, तो कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान इनकी पोस्टिंग आई है, वहाँ पे पोस्टेड हैं ये सियाचिन ग्लेशियर में। इन जनरल ऑफिसर तो पहले भी जाते थे सियाचिन ग्लेशियर में, लेकिन पोस्टिंग नहीं, वहाँ से क्या लेह वगैरह से क्या करते थे ये लोग, जाते थे 2 महीने के लिए, जैसे कहते हैं टीडी वगैरह टाइप का, टेम्पोररी ड्यूटी टाइप पे जाते थे, बट अब पोस्टेड होने लगे हैं ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान।
सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी ठंडा जगह है, 18,000 के आसपास का वहाँ का ऑल्टीट्यूड रहता है। वहाँ से पहले एक बेस कैंप होता है, बेस कैंप में आपको जाना होता है जो कि लगभग 15,000 से 16,000 के फीट पे है। वहाँ पे आपको एकोमोडेशन होता है, वहाँ को वेदर आप कुछ दिन रहते हो, वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है आपकी, फिर वहाँ से फर्दर और ऊपर सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में भेजा जाता है। So who become the first woman officer of the Indian Army to lead the parade of Indian peacekeepers in the United Nations mission? तो पहली महिला बन गई हैं, महिला ऑफिसर, इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर जैस्मीन छठा। तो ये बन गई हैं क्या, ये इन्होंने लीड किया है एक परेड स्क्वाडन को, जो परेड करता होगा, लोग होंगे उसमें सेना के, उसको लीड किया इन्होंने इंडियन पीस कीपर्स के परेड को यूनाइटेड नेशंस मिशन के लिए। India's first center of excellence in online gaming is being set up in which city? Correct answer है शिलोंग, मेघालय। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग ये बीइंग सेटअप बनाया जा रहा है शिलोंग, मेघालय में। Which district court has become the first district court to start e-system of its work? Which district court has become the first district court to start e-system of its work? तो करेक्ट आंसर होगा उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सेंट्रल जेल ऑफ द स्टेट टू बी इस्टेब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा करेक्शनल सेंटर। पहला जो है सेंट्रल जेल है ऑफ द स्टेट टू बी इस्टेब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्शनल सेंटर। करेक्शनल सेंटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो मान लो कि किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, क्राइम किया है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि छोटे छोटे क्राइम के लिए भी या फिर हर क्राइम के लिए सज़ा दे दो मौत की या फिर बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें करेक्शनल मेथड ला के उनको चेंज किया जा सकता है, उनके बिहेवियर को, उनको क्रिमिनल होने से फर्दर बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन टू बी नॉमिनेटेड इन द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो करेक्ट आंसर है पीटी ऊषा। Who become the first women sports person to be nominated in the panel of vice chairman in राज्यसभा? आंसर होगा पीटी ऊषा। तो ये होता क्या है कि एक तो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब होते हैं, और एक वाइस चेयरमैन भी होते हैं। बट अगर दोनों नहीं है तो एक पैनल बनाया जाता है, लगभग 10 लोगों का उसमें पैनल बनाया जाता है जो कि इन दोनों के एब्सेंटी में उनमें से किसी एक को चुना जाता है एज ए chairman, vice chairman. In which state was the first infantry museum of India built? First infantry museum of India built किया गया महो में जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये रिपीट हो गया सवाल। What is the name of the India's first vertical lift sea bridge? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, तो ये है न्यू पंबन ब्रिज बोलते हैं। टोटल लेंथ है इसका 2.05 किलोमीटर, न्यू पंबन ब्रिज। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? तो ये बन गया मेघालय। मेघालय बन गया है फर्स्ट स्टेट हमारे कंट्री में, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली, जिसने इम्प्लीमेंट किया है मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज? रिलायंस जियो का ट्रू 5G कवरेज लाने वाला पहला स्टेट बन गया गुजरात। गुजरात में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं क्योंकि टेक्निकली काफ़ी आगे है ये, ठीक है, ये स्टेट। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन्स? गवर्नमेंट का खुद का मदर मिल्क बैंक होगा ऑर्फन्स के लिए। ऑर्फन्स होते हैं जो अनाथ, जैसे कि किन्हीं का माता पिता नहीं है दोनों, तो उनके लिए छोटे बच्चे भी होते हैं। तो मदर का मिल्क, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माताएं पैदा करके ही कहीं पे सड़क वगैरह पर छोड़ के चली जाती हैं, तो वैसे बच्चों के लिए मदर मिल्क बैंक खोला जाएगा उत्तराखंड में। विच हैज़ अनाउंस्ड द, अगला सवाल है विच हैज़ अनाउंस्ड द इशू ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड? तो ये करने वाला हो गया इंदौर। इंदौर इज़ द राइट आंसर। इन विच सिटी विल द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी? इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी पहली कौन सी सिटी में खोली जा रही है? तो आंसर होगा मैंगलोर जो कि पड़ता है कर्नाटक में। अगला सवाल है विच कंपनी गॉट द लाइसेंस टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एग्रीकल्चरल मार्केट?
इंडिया का पहला प्राइवेट एग्रीकल्चरल मार्केट का लाइसेंस किस कंपनी को मिल गया है? आंसर है सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि महाराष्ट्र की है। इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स? ड्रोन्स की मदद से वैक्सीनेशन जो है एनिमल्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। वर्ल्ड का पहला वैक्सीन डिलीवरी होगा ड्रोन्स के द्वारा एनिमल हस्बेंड्री के लिए, जहाँ पे मान लो कि काऊ है, कोई भी एनिमल हस्बेंड्री हो रही है, तो ये बन गया अरुणाचल प्रदेश, वर्ल्ड का पहला। इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये डेवलप कर रही है फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला सवाल देखते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सॉलिड वेस्ट हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश्ड? इंडिया का पहला सॉलिड वेस्ट हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? आंसर है इसको किया गया है पुणे में। पुणे इज़ द राइट आंसर। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट? मतलब कि सिमिलर गोल्ड प्राइस रहेगा हर जगह, तो ये किया है केरल ने। केरल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पे आरबीआई से बैंक्स जो हैं हमारी, वो लोन लेती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगला सवाल है, इन विच सिटी वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक लेड? कौन से शहर में फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है वर्ल्ड के पहले वैदिक क्लॉक का? तो आंसर होगा उज्जैन। उज्जैन जो है काफ़ी पुराना इसका इतिहास रहा है। द फर्स्ट फिश म्यूजियम ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो ये बनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पहला फिश म्यूजियम नॉर्थ ईस्ट का विल बी बिल्ट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इंडियाज डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? इंडियाज डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका पुणे में ये बनाया जा रहा है, पुणे। Which municipal corporation announced to set up India's largest liquid waste treatment plant? तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तिरुपति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि अनाउंस किया है कि सेटअप किया जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तो अगला सवाल है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी बड़ोदरा? तो करेक्ट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव इसका सही आंसर होगा, और ये रेल मिनिस्टर भी हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट रखने वाले लोग हैं, बोथ इन नंबर्स एंड परसेंटेज, दोनों के हिसाब से? तो आंसर है केरल। वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट योगा सेंटर बीइंग कंस्ट्रक्टेड? इंडिया का लार्जेस्ट योगा सेंटर इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट मंतालाई विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर। अब हमारा नेशनल हो गया, अब हम इंटरनेशनल देखते हैं। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर है इंडिया बन गया पहला कंट्री वर्ल्ड में जो कि ऑक्शन करेगा अपना स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, जहाँ पे आप अलॉट करते हैं स्पेक्ट्रम डिफरेंट कंपनियों को। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन स्मोकिंग फॉर अपकमिंग जनरेशंस? तो ये न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है, कम्प्लीटली बैन कर दिया है, स्मोकिंग वहाँ पे कोई करेगा ही नहीं। सो एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन वॉज स्टार्टेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर है चाइना। एशिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुआ है चाइना में। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड? तो करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन? एशिया का पहला चाइना में, वर्ल्ड का पहला जर्मनी में। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द वैक्सीन फॉर बीज? बीज मतलब मधुमक्खियों के लिए भी वैक्सीनेशन करने की फैसिलिटी डेवलप की गई है अमेरिका में, और ये पहली कंट्री बन गई है ऐसा करने वाली वर्ल्ड की। विच कंट्री मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रनिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन चलाने वाला बन गया है स्विट्जरलैंड।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री मेड इन संस्कृत। तो यह हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि संस्कृत को कोई मतलब यूज कर रहा है फॉर साइंस डॉक्यूमेंट्री। तो ये यनम बन गया है पहला, यनम। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड इट्स फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल। करेक्ट आंसर होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड बन गया पहला वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनवाएगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी मतलब कि ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर रूल कर रहे थे उस समय इंडियन आर्मी को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही बोला जाता था। विच पाकिस्तानी फिल्म वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर दैट इज़ ऑफ 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान की कोई मूवी जो है शॉर्ट लिस्ट हुई है ऑस्कर के लिए, तो ये है जॉयलैंड। इस मूवी का नाम है जॉयलैंड। फ्रॉम वेयर टू वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास बीइंग रन फ्रॉम। तो ये वाराणसी से डिब्रू के बीच में चला है, डिब्रूगढ़। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, गंगा विलास इसका नाम है। वाराणसी से चला है ये डिब्रूगढ़ तक, जो कि असम में पड़ता है डिब्रूगढ़। विच कंट्री अनाउंस्ड टू बिल्ड इट्स फर्स्ट बेस ऑन मून बाई 2028। मून के ऊपर अपना पहला बेस बनाएगी चाइना 2028 तक। अगला सवाल है टू विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड 6 मारवाड़ी हॉर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम। इन विच कंट्री इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड 6 मारवाड़ी हॉर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। तो ये है मारिया ब्रनियास मेरूनिया। ये स्पेन की है, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बन गई है लिविंग में। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल 500 रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो अमेजन जो है ये सबको सरपास करके सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मतलब सबसे ज़्यादा पैसा आज के डेट में किस कंपनी के पास है, तो वो है अमेजन। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विच कंट्री हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन वर्ल्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग जो है हेनली निकालता है कि किसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसलिए निकाला जाता है ताकि मतलब कहीं पे रिस्ट्रिक्शन ना लगे। जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होगा उसके रिस्ट्रिक्शंस उस पर्टिकुलर कंट्री के पासपोर्ट के बहुत कम होंगे किसी भी कंट्री में। तो यह है जापान। इंडिया की रैंकिंग 80+ ही रहती है। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड सोलर हाइब्रिड पावर। विंड और सोलर दोनों के मिला के जो इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड पावर बनेगा वो कौन सी कंपनी बन गई है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी है। विंड और सोलर दोनों रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं पावर के लिए, तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी बन गई है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एरोप्लेन एट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेक्ट आंसर है एयरबस बेलुगा। जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्गो एरोप्लेन जो है ये मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आई थी। एयरबस बेलुगा इसका नाम है। इन विच कॉन्फ्रेंस इट वाज अनाउंस टू क्रिएट लॉस एंड डैमेजेस फंड। कौन से कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया था कि लॉस एंड डैमेजेस फंड क्रिएट किए जाएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये मीटिंग होती है। COP27 हुआ था शर्म अल शेख में इजिप्ट में। इसमें बोला गया अनाउंस किया गया कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा, जो कि कंट्रियों को लॉसेस होते हैं, डैमेजेस होते हैं ये सब नियम लाने की वजह से। क्योंकि मान लीजिए आप ट्रेडिशनल कोयले वगैरह से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को रोकेंगे, फॉसिल फ्यूल वाले से चाहेंगे कि कार्बन न्यूट्रल बनाया जाए, तो उन कंट्रियों का लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए उसको केटर करने के लिए लॉस एंड डैमेजेस फंड बनाए गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन लोकेटेड एट 15,256 फीट। तो ये हिमाचल प्रदेश के तासीगंग में ये हुआ है ऐसा कि हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बनाया गया था 15,256 फीट पे। तो ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई हो। अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखते हैं। साइंस एंड टेक से पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस वॉज इनॉग्रेटेड इन विच कैंटोनमेंट ऑफ इंडियन आर्मी।
तो ये कैंट है, अहमदाबाद कैंट, या फिर इसे कैंटोनमेंट भी बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? अब तक तो रॉकेट जो है DRDO ही डेवलप करता था, इसरो DRDO मिलके, बट अब प्राइवेटली जो है डेवलप किया गया रॉकेट विक्रम S इसका नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, मतलब नाक से आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। तो ये इसका नाम रखा गया है इनकोवैक, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया है। भारत बायोटेक ने इनकोवैक बनाया है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड सोलर कोरोना? तो इसका सही आंसर होगा आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि जिसका काम होगा सन और उसके सोलर कोरोना मतलब उसकी जो सेंटर पार्ट होती है उसको ये ऑब्जर्व करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? तो इसका नाम है स्काई हॉक। स्काई हॉक जो है इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनस एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, जिसे ASWSWC शॉर्ट में कहते हैं? इसका नाम है अमाला। राशिद रोवर इज़ ल्यूनर स्पेस क्राफ्ट ऑफ विच कंट्री? तो राशिद से आप नाम ही से समझ सकते हो कि ये UAE का होगा। मतलब ऐसे राशिद तो हर जगह हैं, अफ़गानिस्तान वगैरह, बट स्पेस क्राफ्ट आजकल UAE के ज़्यादा निकल रहे हैं। अगला सवाल है विच हैज़ डेवलप्ड इंडिजिनस टेस्ट किट फॉर डिटेक्शन ऑफ TB? ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए इंडिजिनस मतलब कि भारत में बनाया गया किट का नाम बताना है। इसका किट का नाम है माई लैब टेस्ट किट, जो कि पुणे में बना है। नासाज आर्टेमिस 1 एक मिशन है, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है? तो मून से रिलेटेड है। ये नासा का मिशन है, अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा, तो नेशनल स्पेस एजेंसी बोलते हैं इसको। तो ये आर्टेमिस जो है ये मून के लिए मिशन है। साइक्लोन 1 वार एक्सरसाइज आर्मी की जो हुई है, इट वाज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज़? तो ये इंडिया और इजिप्ट ने ये कंडक्ट किया था। साइक्लोन काफ़ी आ रहा है तो उसको साइक्लोन 1 वार एक्सरसाइज नाम दिया गया है। आर्मी का ये एक्सरसाइज है कंडक्टेड बिटवीन 2 कंट्रीज़। साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है ये इसका नाम है वैसे। तो अगला सवाल अब हम लेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन है। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022? मेंस फीफा में भी वुमेन्स की रेफरी होना एक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो क्या है? तो स्टेफनी फ्रैपार्ट जो है फ्रांस की, ये बन गई हैं पहली वुमेन रेफरी इन मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022। अगला सवाल है हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 4000 रन्स इन इंटरनेशनल T20? तो सही आंसर होगा विराट कोहली ने मार दिया है इंटरनेशनल T20 में। यहाँ पे IPL वगैरह की बात नहीं हो रही है, IPL में तो बहुत रन है। तो इंटरनेशनल T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। विच कंट्री वन द फर्स्ट ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023? तो ये इंडिया ने जीता है अंडर-19 का वर्ल्ड कप T20 का जीत लिया इंडिया ने। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन इंटरनेशनल T20 वुमेन्स क्रिकेट? तो दीप्ति शर्मा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बहुत अच्छी गेंदबाज है, बल्लेबाजी भी कर लेती है, ऑलराउंडर है। तो आंसर होगा दीप्ति शर्मा, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की है। हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5th डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल फॉर इंडिया? ठीक है, यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं ये जिन्होंने डबल टन बनाया है, डबल सेंचुरी बनाया। 5वें ऐसे खिलाड़ी हो गए जिन्होंने इंडिया के जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाया। तो यंगेस्ट हो गए हैं शुभमन गिल। हु बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल? तो ईशान किशन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया एक्चुअली। किसका? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। 4th इंडियन हो गए हैं जिन्होंने स्कोर किया था डबल सेंचुरी और फास्टेस्ट था ये, ठीक है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू स्कोर 500 रन्स ऑन द फर्स्ट डे इन एन इंटरनेशनल टेस्ट मैच? तो इंग्लैंड बन गया है पहला क्रिकेट टीम जो कि स्कोर किया है 500 रन पहले ही दिन में,
टेस्ट क्रिकेट में। 90 ओवर होते हैं मैक्सिमम एक दिन में टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट मैच में 90 ओवर में 500 रन बनाना बहुत होता है, ठीक है। वनडे में 50 ओवर में इन जनरल 250 से 300 रन बनते हैं, 350 भी बन जाते हैं, अलग बात है, बट एवरेज बात कर रहा हूँ। 90 ओवर में 500 रन बना देना एक अचीवमेंट है, तो ऐसा किया है इंग्लैंड ने। वैसे भी इंग्लैंड की क्रिकेट की जो टेस्ट की जो टीम है उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी चेंज हुई है, वो काफ़ी फास्ट खेलने लग गए हैं। अगला सवाल है, हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो पीटी ऊषा इसका सही आंसर होगा। हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 7 सिक्सेस इन एन ओवर। अब देखो 6 तक तो ठीक है 6 बॉल में, बट एक नो बॉल होगा, तो 7 सिक्सेस इन एन ओवर इन लिस्ट ए क्रिकेट ऑफ इंडिया। तो ऋतुराज गायकवाड़, ये चेन्नई में खेलते हैं, वैसे चेन्नई के लिए आईपीएल के लिए खेलते हैं, तो ये 7 छक्के मार दिए इन्होंने एक ओवर में। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 T20 रन इन एन ईयर, मतलब एक साल में, तो ये सूर्य कुमार यादव ने ये बना दिया है। 360 प्लेयर हैं। मुझे पर्सनली जो AB डिविलियर्स के बाद कोई अच्छा खिलाड़ी लगता है तो सूर्य कुमार यादव ही लगते हैं। तो ये 1000 रन एक ही साल में बना दिया T20 में। अब साइंस एंड टेक में 10 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे हमारा फटाफट 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल है कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट क्लाइमेट चेंज मिशन टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आपकी बायो से रिलेटेड हो सकती है। नेचुरल रिसोर्स कोल भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्लाइमेट चेंज मिशन जो है टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। इन विच स्टेट इज़ द कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो ये कतरनिया घाट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड तलचर फर्टिलाइजर प्लांट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो तलचर फर्टिलाइजर प्लांट जो है उड़ीसा में बनाया जा रहा है। फर्स्ट जो है कोल गैसिफिकेशन बेस्ड होगा तलचर फर्टिलाइजर प्लांट। विच स्टेट स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट नीलगिरी ताहिर प्रोजेक्ट। तो नीलगिरी पहाड़ियों में ही नीलगिरी ताहिर रहते हैं और यह जो है स्टार्ट किया है तमिलनाडु ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर होगा इसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। विच लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 38 ईयर्स। तो आंसर होगा मौना लोआ। मौना लोआ जो है ये लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड हो गया है जो कि इरप्ट हुआ है फर्स्ट टाइम इन लास्ट 38 ईयर्स। शांत था, डॉर्मेंट था इसने इतने दिनों से, बट अचानक भड़का है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क इनिशिएटिव। तो तमिलनाडु में वैसे भी आप जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स हैं और वहाँ पे डेथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो एलिफेंट का डेथ का ऑडिट फ्रेमवर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया गया तमिलनाडु में। वेयर वाज नॉर्थ इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। तो ये चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। विच स्टेट अनाउंस टू मेक इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल। आंसर होगा इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड बन गया है जिसने अनाउंस किया है टू मेक इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल। तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक फटाफट 100 हमारा कंप्लीट हुआ और अब देखेंगे इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस फ्रॉम यूनियन बजट 2023-2024। तो बात अगर हम करें इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशन जो कि हमने लिया है यूनियन बजट 2023-24 से, तो इसमें सबसे पहला आता है लाइफ। यहाँ पे देख सकते हो लाइफ में आई जो है कैपिटल में नहीं है, बाकी सब कुछ कैपिटल में है। तो इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ये बजट से लिया हमने यूनियन बजट जो कि 2023-24 में आया है। UIDF इसका फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। गोबर्धन दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। PM प्रणम तो PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ।
फिर आता है पीएम विकास। तो पीएम विकास का फुल फॉर्म है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिस्टी का फुल फॉर्म है मैनग्रूव इंस्टीट्यूट फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। पैक्स का फुल फॉर्म है, ये पुराना है एक्चुअली, पहले से ही चला आ रहा है, तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स को बोलते हैं। भारत श्री का फुल फॉर्म है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शंस। एलजीडी का फुल फॉर्म है लैब ग्रोन डायमंड्स। एलजीडी का फुल फॉर्म है लैब ग्रोन डायमंड्स। जैम पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें जैम ट्रिनिटी बोलते हैं, जिसमें एक तो होता है जनधन अकाउंट, दूसरा होता है आधार कार्ड और तीसरा मोबाइल। तीनों को लिंक कर दिया जाता है तो जैम ट्रिनिटी बन जाती है, और इससे जो करप्शन है वो रोका जा सकता है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, हमारा तीसरा टॉपिक है। तो एक काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, और ये फरवरी 2023 में हुआ है, मतलब लेटेस्ट है। फिर आता है आदि महोत्सव हुआ है, फरवरी 2023 में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में हुआ है ये। फिर अगला आता है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है फरवरी 2023 में ही मुंबई में। और बात करें कब से कब हुआ है, तो 11 से 19 फरवरी के बीच में हुआ है। तो राष्ट्रपति संस्कृति महोत्सव 14वां था, ये भी फरवरी 2023 में हुआ है, बीकानेर राजस्थान में हुआ है, 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में हुआ है। फिर आता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। ये जो है खजुराहो से ही आप समझ सकते हैं कहाँ पे हुआ होगा, मध्य प्रदेश में। कब हुआ है ये? फरवरी 2023 में। रहता है एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये बुद्ध से रिलेटेड है। ये केव्स वगैरह यहाँ पे हैं खूब सारे, और पेंटिंग्स वगैरह उसमें बहुत सारी देखने को मिलती है। तो ये दोनों जो महोत्सव है अजंता और एलोरा, एक्चुअली दोनों औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। दैट इज़ वाई ये इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ है महाराष्ट्र में फरवरी 2023 में। फिर आता है ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज फेस्टिवल जनवरी 2023 में हुआ है। कहाँ पे? कोहिमा नागालैंड में हुआ है। फिर आता है टोर गया फेस्टिवल। टोर गया फेस्टिवल जो है जनवरी 2023 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जनवरी 2023 में हुआ है, जिसमें अमित एक पिक्चर भी आई थी, उसमें पिक्चर देखा था मैंने, इनॉग्रेट किया था यहाँ के सीएम साहब ने, भूपेंद्र पटेल ने। तो आंसर होगा अहमदाबाद में। फिर आता है गंगा सागर मेला, जनवरी 2023 में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। मेला मघी हुआ था जनवरी 2023 में, पंजाब में। फिर आता है साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, ये हुआ है जनवरी 2023 में। कहाँ पे हुआ है? भोपाल में। तो अवतार फेस्टिवल कहाँ हुआ है? जनवरी 2023 में हुआ है, राजस्थान में। कहता है परशुराम कुंड फेस्टिवल, ये हुआ जनवरी 2023 में। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर फेस्टिवल दिसंबर 2023 में 22 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। लोसार फेस्टिवल हुआ है 2022 में ही, दिसंबर में। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ है दिसंबर 2022 में ही। कहाँ हुआ है? नागालैंड में। नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल हुआ है नवंबर 2022 में, रायचूर। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हुआ है नवंबर 2022 में। कहाँ हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है। वांगला फेस्टिवल हुआ है। वांगला फेस्टिवल मनाया गया है नवंबर 2022 में। कहाँ मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है। आमूर फाल्कन फेस्टिवल हुआ है नवंबर 2022 में, मनाया गया है मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, नवंबर 2022 में हुआ है मणिपुर में। सारस फूड फेस्टिवल अक्टूबर 2022 में मनाया गया नई दिल्ली में। कहता है पहलगाम बर्ड फेस्टिवल, ये पहलगाम जो डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू कश्मीर की है, तो अक्टूबर 2022 में ये मनाया गया ये J&K में। नुआ खाई फेस्टिवल सितंबर 2022 में हुआ है, और ये हुआ है उड़ीसा में, नौखाई फेस्टिवल। फिर आता है सुमांग लीला फेस्टिवल सितंबर 2022 में मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है। बथुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल मनाया गया है सितंबर 2022 में, और ये तेलंगाना में मनाया गया है। भारत रंग महोत्सव मनाया गया है अगस्त 2022 में, महाराष्ट्र में। आदिपुरम फेस्टिवल मनाया गया है अगस्त 2022 में ही, तमिलनाडु में।
अगर वही बात करें ओनम, तो ओनम फेस्टिवल मनाया गया अगस्त 2022 में केरल में। कहते हैं खर्ची फेस्टिवल, खर्ची फेस्टिवल जुलाई में मनाया गया 2022 में, त्रिपुरा का फेस्टिवल है। मैंगो फेस्टिवल मनाया गया जुलाई 2022 में, कहाँ पे, लखनऊ में, नवाबों का सर। अम्बुबाची मेला ये असम से रिलेटेड है, जून 2022 में मनाया गया। बैखो फेस्टिवल ये भी पूछता है बार बार, तो ये जून 2022 में, ये भी असम का ही है, अम्बुबाची और बैखो दोनों। लेवेंडर फेस्टिवल मई 2022 में मनाया गया J&K में। थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल ये मनाया गया मई 2022 में केरल में। सुरुई लिली फेस्टिवल ये मई 2022 में मनाया गया मणिपुर में। रोंगाली बोहांग बिहू फेस्टिवल अप्रैल 2022 में मनाया गया असम में। माधवपुर फेयर अप्रैल 2022 में मनाया गया गुजरात में। सरहौल फेस्टिवल अप्रैल 2022 में मनाया गया झारखंड में, सरहौल फेस्टिवल। अब आता है बजट 2022-23 को डिस्कस कर लेते हैं। ऑन 1 फरवरी 2023, देखो बजट आ गया है, ठीक है। तो बजट में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम में। सो ऑन फरवरी 2023 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी जो नाम है इनका निर्मला सीतारमन, सी प्रेजेंटेड बजट 2023-2024 इन पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा में इन जनरल ये होता है बजट पेश। एंड दिस बजट इज लाइंड अप विद द प्रीवियस बजट एंड द ब्लू प्रिंट ड्रॉन फॉर द इंडिया एट द रेट 100, ठीक है, इंडिया एट द रेट 100। दिस इज द फर्स्ट बजट इन द अमृतकाल। तो ये पूछा जाता है कि अमृतकाल का पहला बजट कौन सा है, तो 2022-23 वाला है, 23-24 वाला, सॉरी। अगला पॉइंट है विजन क्या रहा इसका विजन 3 था, 3 विजन पे बेस्ड था। ये विजन है, विजन फॉर अमृतकाल, एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी होनी चाहिए। इसके लिए फर्स्ट जो है वो दैट इज़ फैसिलिटेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स, ताकि उनको नौकरी वगैरह, यूथ के लिए स्पेशली, टू फुलफिल देयर एस्पायरेंट्स। दूसरा जो इसका विजन है, सेकंड प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। थर्ड जो इसका विजन है दैट इज स्ट्रेंथनिंग मैक्रो, बड़े लेवल पे, माइक्रो छोटे लेवल पे होता है, मैक्रो बड़े लेवल पे होता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये 3 जो है क्वेश्चन मैंने एक देखा था कि कितने विजन्स है, तो 3 विजन्स है अमृतकाल के, इस महोत्सव के, इस पार्टिकुलर बजट के। फिर आता है फोकस एरिया क्या क्या रहेगा। सो फोकस एरिया इन द जर्नी टू इंडिया एट द रेट 100 विच कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव ड्यूरिंग अमृतकाल। तो फोकस क्या रहेगा, पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए वुमेन का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है किया जाए वुमेन का। सो टू ट्रांसफॉर्म 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कितनी है, 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इनटू लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस, छोटे छोटे हैं तो इनको एक लार्ज प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस में बदल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। फिर दूसरा जो इसका फोकस एरिया है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसे पीएम विकास भी बोलते हैं। सो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्किल ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। हमारे जो आर्टिफिशियल बोल रहा हूँ, हमारे जो आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, उनकी ट्रेनिंग करा दी जाए, स्किल डेवलप कर दिया जाए, ताकि उनको जो है काफ़ी जो है फ़ायदा हो। नेक्स्ट है टूरिज़्म, ठीक है। और फोर्थ है ग्रीन ग्रोथ। सो अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-2024 इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। ये जो है ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड किया गया है, एस्टिमेट किया गया है 7% का करंट फाइनेंशियल ईयर में यूनियन बजट के हिसाब से। ये 7% तो रट लेना, ठीक है। क्या है ये, ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड कह लो, दोनों एक ही बात है। फिर आता है टोटल बजट ऑफ 45.03 लाख करोड़ का बजट अलॉट हो रहा है, ठीक है। इस बार 45.03 लाख करोड़ का ये बजट है, ठीक है। और इसमें जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो है 45,03,097 करोड़, इन विच रेवेन्यू रिसिप्ट जो आएगा वो आएगा 26,32,000
281 करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट जो आएगा वो 18,70,816 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट आई होप आप समझते होंगे। बेसिक जो इकोनॉमी के टर्म है बजट से रिलेटेड वो जरूर समझते होंगे, नहीं समझते तो बता देता हूँ। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसे रिसिप्ट होते हैं, ठीक है, जो कि रेवेन्यू मतलब सरकार का इनकम कह सकते हो, मतलब उनके जो रेवेन्यू जो है कहाँ से इनकम आ रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट टाइप में। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि कुछ कैपिटल, मान लो कि लोन लिया हमने, ठीक है, ये सरकार की अर्निंग हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट में ज़्यादातर लोन होता है, ठीक है, लोन टाइप का, मान लो कि सरकार लोन से भी पैसा लाती है तो वो आएगा 18,70,816 करोड़। ऐसा पैसा जो कैपिटल टाइप का है, वेल्थ खुद हो, मतलब जहाँ पे आप कुछ कैपिटल क्रिएशन करके आप पैसा ला रहे हो, वो आता है कैपिटल रिसिप्ट में। सो एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 45,03,097 करोड़ का, जिसमें एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का प्लान है 35,02,131 करोड़, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 10,09,61 करोड़, 10,09,61 करोड़। अब वेरियस डिफिसिट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये डेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूछता है बार बार, तो अच्छे से याद रखना इसको। फिस्कल डिफिसिट जो है वो 5.9% है जीडीपी का। टोटल अगर बात करें तो 17,86,816 करोड़ का ये हमारा फिस्कल डिफिसिट है। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है ये है 2.9% ऑफ द जीडीपी, डेट इज 8,69,855 करोड़ रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, वो है 1.7% ऑफ द जीडीपी, डेट इज़ 4,99,867 करोड़। और वही बात करें प्राइमरी डिफिसिट की तो ये है 2.3% ऑफ द जीडीपी, दैट इज़ 7,06,845 करोड़। नोट के तौर पे कुछ दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट है। सो द गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द फिजिकल डिफिसिट टू 4.5% ऑफ द जीडीपी बाई 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा टारगेट किया गया है कि फिजिकल डिफिसिट को कम करके 4.5% पर ला देंगे 5.9% जो कि करंट है यहाँ से। सो स्टेट्स विल बी अलाउड ए फिजिकल डिफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ द जीएसडीपी। इन जनरल जो FRBM एक एक्ट आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये स्टेट्स के लिए लाया गया था, 2003 में ये पास हुआ था। तो इसमें बोला गया था कि स्टेट्स का जो फिजिकल डिफिसिट है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट इस बार का अलाउ किया गया 3.5%, ऑफ विच 0.5% विल बी लिंक्ड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म। बोला गया कि इतना डिफिसिट आप कर सकते हो। फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, आय से ज़्यादा खर्च। तो बोला गया कि अपने जीडीपी का 0.5% आप आय से ज़्यादा खर्च आप इसलिए अलाउ किया जा रहा है ताकि पावर सेक्टर का रिफॉर्म किया जा सके। सो फिजिकल डिफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024 हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट द रेट एट 17,86,816 करोड़। दैट मीन्स दिस टाइम द गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो रुपीज़ 17.87 लाख करोड़ रुपीज़। अब देखो रुपया आ कहाँ से रहा है इस बजट में, तो टॉप 6 जो सोर्सेस हैं जहाँ से रुपया आ रहा है तो वो है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़, 34% आ रहा है यहाँ से पैसा, मतलब सरकार बोरो करके ला रही है, जितना भी खर्च कर बजट लाई है उसका 34% का जो है इसका रुपया, 34% ये लोन बोरोइंग लाइबिलिटीज़ से लेके आएगी। जीएसटी से इसका कलेक्शन 17% का है, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स 15% है, इनकम टैक्स से कमाई सरकार की 15% है जो कि रुपया आ रहा है इसको, और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7% का है और कस्टम ड्यूटी से 4% का है। अब रुपया किस टॉप 6 एक्सपेंडिचर हेड पे जा रहा है बजट 2023-24 में, तो इंटरेस्ट पेमेंट। अब मान लो लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो लोन से आप कितना पैसा ले आ रहे थे 34%, तो भैया इंटरेस्ट दोगे तो 20% उसी में चला जाएगा। स्टेट्स शेयर ऑफ द टैक्सेस, जो स्टेट को जो टैक्स आप कमाए आपने जीएसटी में उसमें से तो दोगे स्टेट को, तो स्टेट को 18% चला जाएगा, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर प्लानिंग पे 17% का खर्चा होगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9% जाएंगे।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि स्पॉन्सर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन स्कीम पे 9% का खर्चा होगा। डिफेंस पे खर्चा हो रहा है 8% का। तो ये टॉप 6 हेड्स हैं जहाँ पे खर्चा हो रहा है। सो प्रायोरिटीज़ ऑफ दिस बजट, क्या प्रायोरिटी है इस बजट की? तो 7 प्रायोरिटी में इसको डिवाइड किया गया है। 7 प्रायोरिटी ली गई हैं इस पार्टिकुलर बजट में, जिसे सप्तर्षि गाइडिंग अस थ्रू द अमृतकाल। ठीक है, सप्तर्षि गाइडिंग बोला गया है इसको। और नंबर 1 है इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, पहला जो हमारा प्रायोरिटी है वो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें समाज का छोटे से छोटा, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी डेवलपमेंट का फ़ायदा मिले, उसे कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, रीचिंग द लास्ट माइल। थर्ड प्रायोरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट अगर आपको जीडीपी को ग्रो कराना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाओगे तो ग्रो कैसे करोगे? नेक्स्ट है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे आप रोड किस लिए ज़रूरी है? लॉजिस्टिक के लिए भी ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। फोर्थ नंबर है अनलीजिंग द पोटेंशियल। और फिफ्थ पे है ग्रीन ग्रोथ, यानी कि ग्रीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन डेवलपमेंट हो, जो यूथ पावर पे ध्यान दिया जाएगा। और हमारा लास्ट प्रायोरिटी सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। अगले पेज पे चलते हैं और एक एक प्रायोरिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक एक प्रायोरिटीज़ की बात करें तो पहला प्रायोरिटी इसमें आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पॉइंट वाइज देखते हैं तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन की बात करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। बिकॉज अभी भी हमारी आधी आबादी जो है सब्सिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉय करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड फॉर एग्रीकल्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेशन फंड जैसे कि कृषि वर्धक निधि will be set up to encourage young entrepreneurs to open agriculture startups in rural areas। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कहीं पे गेहूं की खेती हो रही है तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ किया जाए। कहीं पे पल्सेस हो रहे हैं तो पल्स प्रोसेसिंग से कुछ किया जाए। ऐसी चीज़ों के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स को उनको इनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सेलरेशन फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। It was announced to launch Atmanirbhar Horticulture Clean Plant Program at a cost of 2200 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लाया जाएगा एट ए कॉस्ट ऑफ 2200। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंक्रीज किया जा सके availability of disease free and quality planting material for high quality horticulture crops। इसके अलावा है टू बूस्ट मिलेट्स, क्योंकि हम जो है मिलेट, ग्लोबल मिलेट जो है हम ये भी मना रहे हैं। ठीक है, तो मिलेट्स जो हैं, टू बूस्ट मिलेट्स ए टर्म श्री अन्ना वाज यूज्ड बाय द Finance Minister Sri Anna। So India is the largest producer and second largest exporter of Sri Anna, that is millet। Indian Institute of Millets Research, Hyderabad will be promoted as Center of Excellence to make India a global hub of Sri Anna। तो ये भी पूछा जा सकता है श्री अन्ना किसे कहते हैं, तो ये भी एक सवाल बन सकता है। अगर हम बात करें वहीं फिशरीज़ की, तो फिशरीज़ में एक नया सब स्कीम जो है PM मत्स्य संपदा योजना with targeted investment of 6000 करोड़ will be launched। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंक्रीज किया जाएगा, 20 लाख करोड़ तक किया जाएगा इसको। तो एग्रीकल्चर के अलावा अब आता है हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। तो बात करें हम अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 के हिसाब से 157 नई नर्सिंग कॉलेजेस विल बी इस्टेब्लिश्ड, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, ताकि नर्सेज की संख्या बढ़ाई जा सके, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करा के। सो ए मिशन विल बी लॉन्च टू इरेडिकेट सिकल सेल एनीमिया बाई 2040। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लड की मात्रा, आयरन की कमी
हो जाती है आदमी में, ब्लड की मात्रा कम हो जाती है स्पेशली वुमेंस में। तो इसको जो है इरेडिकेट किया जाए 2047 तक का ये टारगेट लिया गया है। इन दिस अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड इन द अफेक्टेड ट्राइबल एरिया एंड यूनिवर्सल स्क्रीनिंग विल बी डन फॉर 7 करोड़ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 47 ईयर्स। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट विल बी सेटअप। फार्मा इनोवेशन किया जाएगा टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल्स विल बी टेकन अप थ्रू सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। अब आता है प्रायोरिटी नंबर 2। टोटल 7 प्रायोरिटी हैं। अब नंबर 2 प्रायोरिटीज़ में देखते हैं। रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल कैसे हो सकता है, मतलब कि वैसे लोग जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन है, बिल्कुल निचले स्तर पे, उन तक पहुंचा जा सके। सो लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, द गवर्नमेंट विल स्टार्ट द एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम इन 500 ब्लॉक्स। मतलब रूरल से रूरल एरिया कहीं भी पहुंच जाओ, आपको वहाँ पे डेवलपमेंट दिखे, इसके लिए जो है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 500 ब्लॉक्स में इनिशियली स्टार्ट किया गया है। तो ये 500 ब्लॉक का डाटा भी पूछा जा सकता है आपसे। प्रधानमंत्री PVTG, दैट इज़ पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG जो है, जैसे बखरवाल कम्युनिटी है, बखरवाल कम्युनिटी है, ये भी PVTG में आती है, यानी कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स। इनको काफ़ी दिक्कतें, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो इनका इरेडिकेशन हो सकता है सोसाइटी से। सो एन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ इज एलोकेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 years अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। सो इन द नेक्स्ट 3 years द सेंटर विल अपॉइंट 38,800 टीचर्स and support staff in 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स being run for 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये कितने एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं, ठीक है, और किसके लिए है, तो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। कितने टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ जो है अपॉइंट किए जाएंगे, तो 38,800। तो ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, याद रखने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो 2 बार देख लो। सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ 5,300 करोड़ विल बी गिवन इन द ड्रॉट प्रोन एरिया। ड्रॉट प्रोन एरिया जैसे कि महाराष्ट्र का विदर्भा, महाराष्ट्र का रीजन होता है, इसके अलावा सौराष्ट्र है, कई सारे रीजन जो है ड्रॉट काफ़ी ज़्यादा आता है। हमारा बुंदेलखंड का रीजन है, कर्नाटक का रीजन है, भद्रा, तो ऐसे जगहों के लिए 5300 करोड़ विल बी गिवन इन द ड्रॉट प्रोन सेंट्रल रीजन ऑफ कर्नाटका अंडर द अपर भद्रा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पार्टिकुलरली कर्नाटका के लिए, मैंने इन जनरल बताया था कि ड्रॉट प्रोन एरिया कहाँ कहाँ है, बट ये कर्नाटका के लिए है, याद रखने वाली बात ये है। सो द आउटले ऑफ PM आवास योजना इज बीइंग इन्हांस्ड बाई 66% टू ओवर 79,000 करोड़। आउटले का मतलब है जो टोटल खर्च है PM आवास योजना पर, वो 66% से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पिछली बार जो खर्च इस पे एलोकेट किया गया था उससे 66% का इन्हांसमेंट है, और अब कितना कर दिया गया है, लगभग 79,000 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च अब होगा। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शंस, जिसे हम भारत श्री कहते हैं, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शन, जिसे हम भारत श्री कहते हैं, विल बी सेटअप इन डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विथ डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशियंट इंक्रिप्शंस इन फर्स्ट स्टेज। ठीक है, डिजिटल उसको बना दिया जाएगा। एंशियंट इंक्रिप्शन जैसे अशोका का इंक्रिप्शन है और भी पुराने इंक्रिप्शन है, उसको डिजिटली लाया जाएगा भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंक्रिप्शंस के थ्रू। इसके अलावा इन दिस बजट it has been announced to provide financial assistance to the poor jailed people who are unable to arrange the bail amount। वैसे लोगों के व्यक्ति, फैमिलीज़ के व्यक्ति जिनको जेल हो गया है और बेल के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास, तो ऐसे लोगों के लिए बजट में अनाउंस किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब आता है प्रायोरिटी नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। So to accelerate infrastructure investment, it has been decided to extend interest-free loans of rupees 1.3 lakh crore to states for 50 years and to continue for 1 more year। ठीक है, यानी कि स्टेट्स के पास पैसा नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, तो वो पैसा देगी सरकार, एक्सटेंड करेगी इंटरेस्ट फ्री लोन को
1.3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे स्टेट्स को, टोटल मिला के 50 साल के लिए। ए कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज़ 2.40 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर रेलवेज। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, विच इज़ हाईएस्ट एवर आउटले अबाउट 9 times द आउटले मेड इन 2013 and 14। ठीक है, कैपिटल आउटले दिया गया है 2.40 लाख करोड़ का रेलवे के लिए, ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स टू बी रीवैम्प्ड टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। RCS एक स्कीम आया था, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बोलते हैं, उड़ान जिसको हिंदी में कहते थे, उड़े देश का आम नागरिक। तो ऐसे 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स को रीवैम्प्ड किया जाएगा टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। रीजनल मतलब कि हमारे अंदर ही, देश के अंदर छोटे छोटे शहरों तक भी एयरपोर्ट्स बन जाए, एयर ट्रैवल की सुविधा हो जाए। नेक्स्ट है द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दैट इज़ UIDF, विल बी सेट अप थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट क्रंच इन प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड इट विल बी मैनेज्ड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB जिसे बोलते हैं, and it will be used by public agencies for building infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. For this, government will provide an outlay, an amount of rupees 10,000 crore every year. 3 हमने प्रायोरिटी देख ली, अब चौथी प्रायोरिटी है हमारी अनलीजिंग द पोटेंशियल, अनलीजिंग द पोटेंशियल। सो अंडर मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी जो मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे उनके स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए था। सो अंडर मिशन कर्मयोगी द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज़ आई गॉट कर्मयोगी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू अपग्रेड देयर स्किल्स एंड फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर उनका स्किल ही नहीं होगा तो पीपल सेंट्रिक अप्रोच कैसे लेके आएंगे, कैसे उन्हें समझ में आएगी कि क्या करना है जनता के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सो फॉर रियलाइजिंग द विजन ऑफ मेक AI दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया एंड मेक AI वर्क फॉर इंडिया, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutes. For the business, the PAN कार्ड की बात हो रही है, परमानेंट अकाउंट नंबर, will be used as common identifier for all digital systems of specified government agencies. विवाद से विश्वास, ये ITR से रिलेटेड है। 1 की बात करें तो रिलीफ दिया जाएगा इसमें MSME सेक्टर्स वालों को कि भैया बहुत ज़्यादा आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। विवाद से विवाद द्वितीय में सेटलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ MSME को सॉल्व किया जाएगा। ये सब टैक्स से रिलेटेड है, विवाद से विश्वास, इनकम टैक्स से। The state support mission of नीति आयोग will be continued in 3 years, for 3 years। ठीक है, स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग will be continued for 3 years, जिसमें नीति आयोग स्टेट्स को सपोर्ट कर रही है कि कैसे करके आपको इम्प्रूव किया जाए। फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फेज 3 ऑफ द E-Court प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड विथ एन आउटले ऑफ 7,000 crores एंड an entity DigiLocker will be set up for use by MSME, large business and charitable trusts. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutes. 100 labs for developing applications using 5G सर्विसेज। 5G तो लेके आ गए, उसको कौन से ऐप में यूज़ किया जाए, कौन से ऐप में यूज़ किया जाए, उसके डेवलपमेंट के लिए 100 लैब्स जो है बनाए जाएंगे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में, ताकि वैसे ऐप्स बना लिए जाएं। लैब ग्रोन डायमंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। टू इनकरेज इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, सीड्स एंड मशीन्स एंड टू रिड्यूस import dependency, a research development grant will be provided to one of the IITs for 5 years। चाहे वो किसी को भी दे दो, दिल्ली को दे दो, कानपुर को दे दो। सो लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं इज़ ए टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन ड्रिवन इमर्जिंग सेक्टर है विथ हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो। environment friendly diamonds which
have optically and chemically the same properties as natural diamonds। तो बढ़िया है भैया, लैब ग्रोन डायमंड्स। अगला है प्रायोरिटी 5, दैट इज ग्रीन ग्रोथ। सो एन आउटले ऑफ 19,700 करोड़ जो है, इट हैज़ बीन मेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसे हम बोलते हैं NGHM, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, विच विल फैसिलिटेट ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी। हम जानते हैं कि फोजिल फ्यूल यानी कि जो भी पेट्रोल है, डीजल है, उससे काफ़ी ज़्यादा इमिशन होता है, कार्बन इमिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में क्या है, हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन पावर्ड जो है सिस्टम आ जाए, तो ताकि फैसिलिटेट कर सकें हम ट्रांजिशन ऑफ द इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी, एंड द टारगेट इज़ टू रीच द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT बाई 2030 तक। सो दिस बजट प्रोवाइड्स 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव। तो कैसे भी करके हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाया जाए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का व्यवस्था किया जाएगा विथ कैपेसिटी ऑफ 4,000 MWH, ठीक है, मेगावाट आवर, विल बी सपोर्टेड विथ वायबिलिटी गैप फंडिंग। अगला है द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टेट में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको ट्रांसमिशन के द्वारा दूसरे स्टेट में भेजा जाए। तो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख विल बी कंस्ट्रक्टेड with investment of 20,700 crores including central support of 8,300 crores। फिर आता है PM परम। PM परम क्या है, PM प्रणाम सॉरी, ये क्या है, PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। दिस विल बी लॉन्च्ड टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स एंड Union Territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers। ठीक है, कि मदर अर्थ का जो सॉयल है उसकी जो है उर्वरता बनी रहे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र काफ़ी डेंजरस है। तो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जो कि कम डेंजर पैदा करे सॉयल के हेल्थ के लिए, एंड बैलेंस्ड यूज किया जा सके केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए, उसके लिए PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, यानी कि सॉयल की बात हो रही है, मिट्टी के हेल्थ की उर्वरता की बात हो रही है। कहता है गोबरधन स्कीम। तो गोबरधन स्कीम जो है 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे अंडर गोबरधन, दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम विल बी इस्टेब्लिश फॉर प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसे सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। These will be include 200 compressed बायोगैस प्लांट्स। अब गोबर को भी यूज कर लिया जाए तो वैसी इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी ही तो कहेंगे। कहता है भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। सो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी सेटअप विच विल फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू एडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। इसके अलावा होता है मिस्टी प्रोग्राम पूछा जा सकता है। सो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स विल बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड सॉल्ट पैन लैंड्स थ्रू मनरेगास एंड कैंपा फंड्स। आता है फिर उसके बाद अमृत धरोहर। सो इट इज़ ए स्कीम that will be implemented over the next 3 years to encourage optional use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities। local communities के development की बात करें तो वहाँ पे local community जो है बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। वेटलैंड्स का अच्छा यूज किया जा सकता है लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, और इको टूरिज़्म की भी जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है इनकम जनरेशन के लिए लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। तो इसके लिए अमृत धरोहर जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। प्रायोरिटी नंबर 6 दैट इज़ यूथ पावर। तो इसमें है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च किया गया है। दिस विल बी लॉन्च्ड टू स्किल लैक्स ऑफ यूथ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो इसमें क्या है, यूथ को
स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उनको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग दे दी जाती है ट्रेड्स में। सो न्यू एज कोर्सेज लाइक इंडस्ट्री 4 लाइक कोडिंग, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स हो गई, 3D प्रिंटिंग हो गई, दिस विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। ये नई कोर्सेज है जो कि न्यू एज कोर्सेज कही जा सकती है। ऐसा कोई सीख ले इनको तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेटअप इन डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल द यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स में, ताकि यूथ को इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए उनको उस तरीके का स्किल प्रोवाइड किया जा सके। क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, चीप लेबर हमारा बहुत है, विदेशों में भी जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। सो द डिजिटल सिस्टम फॉर स्किल एनहांसमेंट विल बी फर्दर एक्सपेंडेड बाय लॉन्चिंग द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म विच हैज़ द फॉलोइंग गोल्स। पहला गोल है इसमें टू इनेबल डिमांड बेस्ड फॉर्मल स्किलिंग, दूसरा है लिंकिंग विथ एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग MSMEs, और तीसरा है टू फैसिलिटेट एक्सेस टू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स। DBT जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मतलब कि जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाए, जैसे कि जैम ट्रिनिटी के थ्रू जन आधार और मोबाइल लिंक है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। सो DBT जो है विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड स्टाइपेंड सपोर्ट टू 47 लाख यूथ in 3 years under the ऑल इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। उनका जो स्टाइपेंड है डायरेक्टली उनको मिल जाए, उनके अकाउंट में आ जाए। 47 लाख ऐसे यूथ हैं, तो इसके लिए DBT स्कीम उनके लिए लाया गया है। टूरिज़्म की बात करें सो एटलीस्ट 50 टूरिज़्म डेस्टिनेशन जो हैं टू बी सेलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड विल बी डेवलप्ड एज कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। चैलेंज मोड से मतलब ये है कि भैया चैलेंज की तरह लेंगे कि कैसे भी इसको डेवलप कर देंगे ऐसा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है, फॉरेन टूरिस्ट, वो भी अट्रैक्ट हो जाए। 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे। सेक्टर स्पेसिफिक स्किल इन्हांसमेंट किया जाएगा एंड एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट किया जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक से मतलब है कि टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, बाकी कोई सेक्टर हो सकता है, तो उन सब में स्पेसिफिकली उनको देखते हुए लोगों को ट्रेंड करना, स्किल इन्हेंस करना। दिस विल बी कोऑर्डिनेटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ देखो अपना देश इनिशिएटिव। अच्छा, ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सो द स्वदेश दर्शन योजना फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स वाज डिस्कस्ड इन द बजट स्पीच। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना पहले से ही चला आ रहा है, इस बार भी डिस्कस हुआ। अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज सोचो एकदम ऊर्जावान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड इन द बॉर्डर विलेजेस, जैसे कि राजस्थान की विलेजेस हो सकती हैं, गुजरात की विलेजेस हो सकती हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विलेजेस हो सकती हैं। बॉर्डर विलेजेस को टूरिज़्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके लिए। स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप ए यूनिटी मॉल इन देयर स्टेट कैपिटल और मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट सेंटर और फाइनेंशियल कैपिटल फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ देयर ओन ODOPs, that is one district one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for सच प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल अदर स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स को इनकरेज किया जा रहा है कि यूनिटी मॉल खोलिए जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी चर्चा में रहती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गई, GI प्रोडक्ट हो गए, यूनिटी मॉल में रखिए ताकि उन प्रोडक्ट का जो है सेल हो। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी उसमें रखिए। अब आता है प्रायोरिटी नंबर 7, दैट इज़ फाइनेंशियल सेक्टर। सो ए नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, this will be set up to serve a central repository of financial supporting information। ठीक है, एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएगी टू सर्व एज ए सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड दिस विल इनेबल इफिशिएंट फ्लो ऑफ क्रेडिट, promote financial inclusion and enhance financial stability। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जहाँ पे आपको हर तरीके की जानकारी, फाइनेंशियल जानकारी आपको मिल जाए।
ठीक है। फिर आता है फॉर कंट्रीज लुकिंग फॉर डिजिटल कंटिन्यूटी सॉल्यूशंस डेटा एम्बेसीज विल बी सेटअप एट गिफ्ट IFC। गिफ्ट होता है गुजरात में है ये गिफ्ट IFC, ठीक है। तो ए सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर विल बी सेटअप फॉर क्विक रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपनीज एंड इन द ईयर 2022 देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 76% इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन, जो कि काफ़ी बड़ा इंक्रीज है। लोग अब डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। एंड 91% इन वैल्यू। सो ए न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। दिस विल बी मेड अवेलेबल फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years टिल March 2025 टू कमेमोरेट द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस। The maximum deposit limit for senior citizen saving scheme will be increased from rupees 15 lakh to 30 lakh, ठीक है। The maximum deposit limit for senior citizen saving scheme this will be increased from 15 lakh to 30 lakh। पहले क्या था, 15 लाख ही था सीनियर सिटीजन से, जो 60 प्लस जो एज वाले थे वो 15 लाख तक ही जमा कर पाते थे और उस पर वो इंटरेस्ट खाते थे, ठीक है। 8% से प्लस का इंटरेस्ट रेट मिलता है इसमें। अच्छा स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। अभी ये 30 लाख का कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। 30 लाख का कर दिया गया। नेक्स्ट आता है यूनियन बजट 2023-2024 टू द पॉइंट। देखते हैं टू द पॉइंट। सो मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन हैज़ रीच्ड 31 करोड़ यूनिट्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इसमें। 31 करोड़ यूनिट्स जो है मोबाइल का प्रोडक्शन होने लगा है। और ये वर्थ इसकी बात करें तो ये है ₹2,75,000 करोड़ का इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड the national calamity contingency duty on specified cigarettes is proposed to be increased by 16%, ठीक है। नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी ड्यूटी लगाई जाएगी, मतलब सिगरेट और महंगा हो जाएगा। टू इज प्रपोज टू बी इंक्रीज बाई 16%। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारा स्टार्टअप का। स्टार्टअप होता है नई कंपनी लगाना इन द वर्ल्ड। एंड रैंक सेकेंड इन इनोवेशन क्वालिटी एमंग मिडिल इनकम कंट्रीज। फिर अगला सवाल है अचीवमेंट्स देखा जाए सिंस 2014, तो क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला अचीवमेंट है द पर कैपिटा इनकम हैज़ मोर देन डबल्ड। पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति आय डबल्ड हो गया है, यानी कि अब ये हो गया है, एक एवरेज बात करें तो 1.97 लाख करोड़ कमाता है एक एवरेज इंडियन। हालांकि अलग जगह अलग है, ठीक है, मतलब स्टेट वाइज भी डिफ़र करता है। कई लोग बहुत गरीब हैं, कई लोग बहुत अमीर हैं। तो फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर सकते हैं आप, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी वेराइड है। सो द इंडियन इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज फ्रॉम बीइंग 10th लार्जेस्ट टू 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक अचीवमेंट है। 10वां थे हम 14 में, अब 5वें हो गए हैं लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ये भी एक अचीवमेंट है। इतना ज़्यादा हाउस होल्ड टॉयलेट बनाना भी एक अचीवमेंट होता है। एंड 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस उज्ज्वला योजना के तहत दिया गया है, ये भी एक अचीवमेंट है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन दिए गए थे 102 करोड़ लोगों को, डबल डोज वगैरह मिला के, बूस्टर डोज मिला के। 47.8 करोड़ बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ओपन किए गए थे अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी एक अचीवमेंट है। इंश्योरेंस कवर किया गया 44.6 करोड़ लोगों का अंडर PM सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति योजना, ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है। कैश ट्रांसफ़र हुआ 2.2 लाख करोड़ का टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर द PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2-2 हज़ार हर 3 महीने पे दिया जाता है, ठीक है। 6,000 का टोटल था ये एक साल में, 3 इंस्टॉलमेंट था 6,000 का। पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। सो इन द न्यू टैक्स रिजाइम जो है इंडिविजुअल अर्निंग जो है 7 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। नाउ इन द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रिजाइम विथ 6 इनकम टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं। द नंबर ऑफ स्लैब्स हैज़ बीन रिड्यूस टू 5
एंड द टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज टू 3 लाख। ठीक है, सो एनुअल इनकम जो जिस व्यक्ति की 0 से 3 लाख तक होगी उसको टैक्स जीरो देना होगा, बिल्कुल जीरो देना होगा। और वही अगर बात करें 3 से 6 लाख तक होगी तो 5% आपको देना होगा, 6 से 9 लाख वालों को 10%, 9 से 2 लाख वाले के बीच वालों को 15%, और 12 से 15 लाख रुपए कमाने वालों को 20%, और 15 लाख से ज़्यादा अगर कोई कमाता है तो उसको 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये अलाउ की गई है ईच सैलरीड को 50,000 तक, अवेलेबल ओनली अप टू 15,000 फॉर पेंशनर। तो ये वही पुरानी चीज़ ही है, चल रही है। इन द न्यू टैक्स रिजाइम द हाइएस्ट सरचार्ज हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 37% टू 25%। एज ए रिजल्ट द मैक्सिमम टैक्स रेट विल कम डाउन टू 39%। ठीक है, सरचार्ज जो होता है टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे सरचार्ज कहते हैं। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस स्कीम्स अंडर बजट 2023-2024। टॉप 4 स्कीम देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना पे सबसे ज़्यादा रुपये खर्च किया जा रहा है, 79,590 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पिछले बजट से 66% का ज़्यादा इंक्रीज किया गया है इस बार। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा, मनरेगा पे 60,000 करोड़ का, और प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि PM किसान पे 60,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। ये टॉप 4 स्कीम्स है जहाँ पे इतना खर्च हो रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सेक्टर्स अंडर बजट, तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे 5,17,034 करोड़ का खर्च किया जाएगा। डिफेंस पे फिर दूसरे नंबर पे आता है जिस पे खर्च किया जा रहा है कितना, इस पे खर्च किया रहा है 4,32,000 का। ठीक है, 4,32,720 करोड़ का। रूरल डेवलपमेंट पे खर्च होगा 2,38,204 करोड़ का। एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा 1,12,899 करोड़ का। वही अगर बात करें एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस मिनिस्ट्रीज अंडर बजट, तो मिनिस्ट्रीज़ की बात करें टॉप 5 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे 5,94,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे 2,70,000 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दिया गया है 2.41 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मिला है 2.06 लाख करोड़, और होम मिनिस्ट्री को मिला है 1.96 लाख करोड़। ठीक है, ये मिनिस्ट्रीज़ का हो गया आपका खर्चा। मिनिस्ट्री तो चलिए देखते हैं अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टारगेट और टारगेट ईयर। ठीक है, इन 2 भागों में बांटा गया है, इसको देख लेते हैं। सो पहला है टारगेट, एम टू एलिमिनेट काला आजार, जो कि एक प्रोटोजोआ से होती है बीमारी, कंप्लीटली इंडिया में एलिमिनेट कर दिया जाए काला आजार। WHO है सेट दिस टारगेट टिल 2030, बट इंडिया ने इसको टारगेट लिया है कि 2023 तक ही ख़त्म कर देंगे। टारगेट टू कंप्लीट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसका टारगेट लिया गया 2023 तक का। टारगेट टू मेक फर्टिलाइजर सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट, इसका टारगेट लिया गया है 2023 तक का। फर्टिलाइजर सेक्टर को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट, तो ये भी टारगेट लिया गया है और ये टारगेट लिया गया 2023 का। इसके अलावा कनेक्टिंग ऑल स्टेट्स कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट विथ रेल नेटवर्क, ये 2023 का टारगेट लिया गया है। टारगेट ऑफ जीरो डीजल यूज एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर, ये टारगेट लिया गया है 2024 का। हाउसिंग फॉर ऑल, ये अर्लियर टारगेट 2022 का था, बट तो ये अब टारगेट है 2024 का। पहले ये टारगेट 2022 का था, बट इसको आगे बढ़ा दिया गया 2024 तक। एम टू लॉन्च डिजिटल रेडियो, इसका टारगेट लिया गया 2024 तक का। टैप वाटर, क्लीन वाटर सप्लाई इन एवरी हाउस, ये टारगेट लिया गया 2024 तक का। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स डेथ बाई 50% प्रेजेंट लेवल से, ये टारगेट लिया गया है 2024 तक का। टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि 2024-25 तक का टारगेट लिया गया है। खैर अभी 3+ ट्रिलियन इकोनॉमी है हम लोग। टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी, ये टारगेट लिया गया 2025 तक का। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेजेस, ये टारगेट 2025 तक का है। मेकिंग इंडिया अ TB फ्री कंट्री, ये टारगेट भी 2025 का है। टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल, ये टारगेट लिया गया है 2025 तक का।
टारगेट टू अचीव 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन, ये टारगेट लिया गया 2030 तक का। टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये 2030 तक का टारगेट है। टारगेट टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर, 2030 तक का टारगेट है। रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स इन टोटल कार्बन इमिशन, इसका टारगेट लिया गया है 2030 तक का। एंड कंप्लीट इरिडिकेशन ऑफ मलेरिया फ्रॉम इंडिया, ये लिया गया है 2030 तक का टारगेट। टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल, ये टारगेट है 2030 तक का। इसके लिए फेम करके एक स्कीम भी आया हुआ है। टारगेट टू एलिमिनेट HIV एंड एड्स, ये टारगेट लिया गया 2030 तक का। टारगेट टू मेक इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन इमिशन और ग्रीन रेलवे, तो ये 2030 तक का टारगेट है। टारगेट टू रिड्यूस द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC बाई 80%, ये टारगेट लिया गया है 2047 तक का। एंड गोल ऑफ मेकिंग इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट, किसी पे डिपेंड ना हो, ये टारगेट लिया गया है 2047 तक का। ठीक है, अगला है एम टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग, 2047 का टारगेट है। जीरो कार्बन इमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी 2050 तक हो जाएगी। और नेट जीरो टारगेट बाई इंडिया, ये एज पर कोप के हिसाब से, तो ये 2070 तक का है नेट जीरो टारगेट कार्बन इमिशन का इंडिया के द्वारा 2070 तक का। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में लेके आएंगे इकोनॉमिक सर्वे एंड बियॉन्ड। बाय बाय।